जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। दोस्तों, आए दिन हमारे देश में ड्रग्स को लेकर कोई ना कोई जेल में जा रहा है, जेल से बाहर आ रहा है, ड्रग कार्टेल पकड़ा रहे हैं। कुछ छपते हैं, कुछ छुप जाते हैं, वो तो मीडिया पे निर्भर करता है, मगर इस मुद्दे पर बात नहीं करना है मुझे। आज मैं आप लोगों को एनडीपीएस के कुछ ऐसे पॉपुलर सेक्शन के बारे में बताऊंगा जिनकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और वो है एनडीपीएस सेक्शन 8C, 20B, 27, 35। समय व्यर्थ नहीं करते हैं, निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि एनडीपीएस का मतलब क्या है। एनडीपीएस का मतलब सिंपल सा है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। दोस्तों, अंडर द एनडीपीएस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज अ लिस्ट ऑफ बैंड ड्रग्स which is also updated from time to time on the advice of the state government। असल में एनडीपीएस एक्ट के अंडर जो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सूची जारी करती है, वो एक लिस्ट बनाती है किसकी, उन ड्रग्स की जो निषेध हैं, जो बैंड हैं, जिनका इस्तेमाल करना अवैध माना जाता है, कानूनन जुर्म माना जाता है। और यह लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब सवाल यह उठता है कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है। दोस्तों, नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब है स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, मतलब जिसको लेने के बाद हल्की हल्की नींद आती है। वो उसके बाद दम मारो दम मिट जाए गम, तो ये जो गाने जो बजने लगते हैं वो होता है आपका नार्कोटिक ड्रग्स, जिसको लेने के बाद नींद आती है, दम मारो दम बजता है। और ये जो ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स, या तो ये नेचुरल होते हैं या तो ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, जैसे कि चरस, गांजा, ओपियम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन और भी कई तरह के ड्रग्स हैं। अब क्या पूरी की पूरी पीएचडी करनी है? नाउ अगला सवाल यह है कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस नार्कोटिक्स ड्रग्स के दूसरे भाई होते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक तरह का ऐसा सब्सटेंसेस है, या इसे आप एक तरह का ऐसा ड्रग्स कह सकते हैं जो सीधे ब्रेन पर इफेक्ट करता है। ये दो या दो से ज्यादा केमिकल को मिलाकर बनता है, जैसे कि एलएसडी, एमएमडी, मतलब एक नेचुरल है तो एक मैनमेड है। जब दो या दो से ज्यादा केमिकल को मिलाकर एक अलग तरह का नशा तैयार किया जाता है, जिसको लेने के बाद इंसान पता नहीं कहां कनेक्शन बना लेता है, वो होता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ना, एक बात ये याद रखिएगा, ये जो कई सारे ड्रग्स होते हैं ये लाइफ सेविंग होते हैं, इसको मेडिकल पर्पस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर और हां, डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत सोच समझकर। जब डॉक्टर को ये लगता है कि इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना जरूरी है तभी, अदरवाइज अगर आप इसे बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिन के बाद आप बन जाएंगे क्या, नशेड़ी। और अक्सर होता है जब एनसीबी रेड मारती है ये दोनों तरह के ड्रग्स पाए जाते हैं। नाउ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये जो एनसीबी वाले छापा मारते हैं ताबड़तोड़, पावर कहां से आती है? वारंट जारी होता है, कोई ऑथराइजेशन लेटर मिलती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों, सेक्शन 41 पढ़ेंगे अगर आप लोग एनडीपीएस कोड एक्ट का, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो सरकार है उसके पास ये अधिकार है कि सरकार ड्रग अब्यूजर को आइडेंटिफाई करे, उनका ट्रीटमेंट करवाए, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले। और सेक्शन 42 के अंडर में दोस्तों ये साफ साफ लिखा है, अगर आप एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 42 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके पास कितना अधिकार होता है कि अगर उसको कहीं से इनपुट मिलता है कि भैया यहां पर ड्रग्स की खरीदा या ड्रग्स को बेचा जा रहा है, या यहां पर भारी मात्रा में कंजम्पशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो वो उस जगह को सर्च कर सकता है, मिलने पर ड्रग्स को सीज कर सकता है, उस इंसान को गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी वारंट के, बिना किसी ऑथराइजेशन लेटर के। और स्टेट पुलिस भी एनडीपीएस एक्ट में क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। इसके अलावा सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, वो ड्रग्स की मॉनिटरिंग, उसकी ट्रैफिकिंग और उसके यूज को रोकने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट नार्कोटिक्स के बना सकती है। नाउ अब मैं आप लोगों को बताऊंगा उन पॉपुलर सेक्शंस के बारे में जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, जिसको
अक्सर मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर लगाया जाता है, बड़े बेसिक से है वो। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 8C। देखिए दोस्तों, सेक्शन 8C क्या कहता है एनडीपीएस एक्ट का? प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, पजेस, सेल, परचेसेस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, यूज, कंज्यूम, इंपोर्ट, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिप एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्सेप्ट फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पसेस रिक्वायर अ लाइसेंस और परमिट बाय द कंसर्न अथॉरिटी। जितने भी तरह के नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो कि बैंड हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में बैंड किया गया है, उनका इस्तेमाल करना, उनको बनाना, बेचना, खरीदना, इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, खरीदना, ये सब का सब इलीगल है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए और साइंटिफिक पर्पस के लिए ही खरीदे बेचे जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। उसके लिए भी लाइसेंस और परमिट की जरूरत पड़ती है, किससे? कंसर्न अथॉरिटीज से। The aforesaid section of the NDPS Act also prohibit the cultivation of the cannabis plant and the production, possession, use, consumption, purchase, sale, transport, warehousing, import, interstate and export interstate of ganja for any purpose। और दोस्तों सेक्शन 8C में एक बात और लिखी है कि जो कैनाबिस प्लांट होता है, मतलब चरस, हशीश, इसकी प्रोडक्शन, पोजेशन, इसका इस्तेमाल, इसका कंजम्पशन, इसको खरीदना, इसको बेचना, इसको संभाल कर रखना अपनी अमानत के तौर पर, ये सब का सब इलीगल है। इवन दैट गांजा भी इलीगल है हमारे देश में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8C ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को लिस्ट नजर आ रही है ना, ये वही लिस्ट है, ये उस लिस्ट का एक छोटा सा अंश है जिनमें वो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है ऑफिशियल गैजेट के अंडर, जिसमें कि आपको नजर आ रखा होगा कि यहां पर कैनाबीज है 23 में। ये जो कैनाबीज है ये चरस, हशीश, तो दो तरह की क्वांटिटी होती है दोस्तों, और यही क्वांटिटी डिसाइड करती है कि इंसान के पास से अगर इस तरह के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या ड्रग्स मिलते हैं तो उन्हें किस तरह की सजा होगी। एक होती है स्मॉल क्वांटिटी और दूसरी होती है कमर्शियल क्वांटिटी। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि चरस की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है और इसकी कमर्शियल क्वांटिटी 1 किलो है, मतलब 1000 ग्राम है। ठीक उसी तरह अगर आप कोकेन आ जाइए तो कोकेन में 27 लिस्ट नंबर पे देखिए, कोकेन में 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी होती है और 100 ग्राम होती है कमर्शियल क्वांटिटी। तो जब भी कोई इंसान पकड़ाता है, इसीलिए सबसे पहले यह कैलकुलेशन होता है कि भैया ड्रग्स कितना पकड़ाया, पहले यह कैलकुलेट करो, उसी के बेसिस पर क्या होगा, सजा दी जाएगी। नाउ मैंने आप लोगों को यह लिस्ट इसलिए बताई क्योंकि अगला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 20B। सेक्शन 20B ये कहता है कि अगर किसी भी तरह के नार्कोटिक्स ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी क्वांटिटी पर निर्भर करता है कि सामने वाले को किस तरह का दंड मिलेगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which may extend to 1 lakh rupees and where such contravention relate to subclause B and involve small quantity with rigorous imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। मतलब कि अगर स्मॉल क्वांटिटी पाई जाती है तो करीब करीब 6 महीने का दंड होता है और 10,000 रुपए जुर्माना। अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी पाई गई, अगर कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाती है तो करीब करीब 10 साल की भी सजा हो सकती है और करीब करीब 1 लाख रुपए जुर्माना। और अगर मान लीजिए कि स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में क्वांटिटी पाई गई, इंटरमीडिएट क्वांटिटी पाई गई, तो उस केस में कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना सामने वाले को भरना होगा। मगर अगर कोई ढीठ है,
जिसके पास कमर्शियल क्वांटिटी से भी ज्यादा क्वांटिटी मिल गई, मतलब मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि कैनाबिस प्लांट में जो चरस गया, घशीश गया, उसकी कमर्शियल क्वांटिटी 1000 ग्राम है और वो 2000 ग्राम के साथ पकड़ा जाता है, तो फिर तो भैया आप गए, क्योंकि 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी क्रॉस हुई 10 साल तो कम से कम देगा ही देगा कोर्ट, उसके अलावा 20 साल भी हो सकती है और 1 लाख से 2 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। नाउ सेक्शन 27 कहता है दोस्तों कि अगर कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करता है, उसको लेता है, तो ये एक तरह का क्या है, कानूनन अपराध है, पनिशेबल है। ठीक है, अगर कोई नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस लेता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 सबसेक्शन ए, लाइक कोकेन, मॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन और किसी भी तरह का नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो कि बैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट नोटिफिकेशन की लिस्ट में, तो फिर भैया 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और सेक्शन 27 सबसेक्शन बी में यह कहा गया है कि ऊपर जो मैंने आपको ड्रग्स बताए, कोकेन, मॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन और इसके अलावा भी अगर कोई किसी और तरह का ड्रग्स लेता पाया गया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक है, ठीक है, जुगाड़ भिड़ा ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 6 महीने तक की सजा होती है और 10,000 रुपए तक जुर्माना होता है। अगला है दोस्तों आखिरी सेक्शन 35। दोस्तों सेक्शन 35 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, ये लगभग हर किसी पर लगाया जाता है जब भी कोई ड्रग्स के केस में पकड़ाता है। अंडर दिस सेक्शन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द अक्यूज्ड न्यू व्हाट दे वर डूइंग, हेंस द अक्यूज्ड विल बी गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान पकड़ाता है ड्रग्स के केस में, तो सबसे पहले उसके ऊपर ये सेक्शन लगा इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मान लिया जाता है कि सामने वाले ने जो किया, सामने वाला जिस चीज के लिए अक्यूज्ड है, सामने वाला जानता था कि इसका रिपरकशन क्या होना है, उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए उसको गिल्टी माना जाता है तब तक जब तक कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देता। इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच रिक्वायर अ कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ द अक्यूज्ड, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम the existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offense in that prosecution। दोस्तों इस सेक्शन में एक वर्ड है कल्पेबल मेंटल स्टेट। कल्पेबल मेंटल स्टेट मतलब होता है कि आपराधिक जो मानसिक स्थिति, ठीक है, मतलब कि इसमें यह मान लिया जाता है कि सामने वाले को यह पता था, सामने वाले को जैसे पॉइंट नंबर सी में लिखा है दोस्तों, अंडर दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ अ फैक्ट, रीजन टू बिलीव अ फैक्ट, कि सामने वाले को पता था कि वो जो कर रखा गया, अगर वो ड्रग्स ले रखा गया तो इसके रिपरकशन क्या होंगे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, कल्पेबल मेंटल स्टेट कहलाएगा। सेक्शन 35 जब लगेगा तो मान लिया जाएगा कि सामने वाला अक्यूज्ड है, लेकिन हाँ कोर्ट में वो अपने आप को प्रूफ कर सकता है, क्योंकि देखिए दोस्त सिंपल सी बात है कि अगर कोई पागल है, वो किसी ड्रग्स को ले रखा गया, तो वो तो इंसेन है, उसको पता ही नहीं है कि वो जो कर रखा गया वो आपराधिक है या नहीं है, उसको रिपरकशन नहीं पता। लेकिन अगर कोई इंसान ड्रग्स ले रखा गया, उसको पता है कि ये इलीगल है, फिर भी वो उस चीज को कर रखा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे का मोटिव, उसके पीछे का इंटेंशन, उसकी नॉलेज उसको पता थी। हाँ, कोर्ट में खड़े होकर अगर आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ड्रग्स कोई बहुत तोप की चीज नहीं है, तो इसका इस्तेमाल कम ना करें, मेरा मानना है बिल्कुल ना करें। ये जो लोग स्मोक करते हैं वो भी एक बार बैठकर सोचे कि विल पावर इस दुनिया में बहुत मैटर करती है। थोड़ी थोड़ी बातों पर टेंशन लेकर अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो ये सरासर गलत है। तो नो ड्रग्स, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मैंने आप लोगों को ये सेक्शन बताए, उम्मीद है आप लोगों को आज मजा आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।